की फंक्शन। बड़ा हॉट कंटेस्टेड इलेक्शन था, तो सारी पावर जो है सो बेसिकली एसडीएम इन सब के जो ओवरऑल एक सब। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुरमन सैनी और आज हमारे साथ हैं मिस्टर शाश्वत अहमद। हेलो सर। है और ये हैं एसडीएम सब डिवीजन नारायणगढ़, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, हरियाणा से। तो सर, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि रोल क्या है एसडीएम का इन जनरल पब्लिक के लिए? राइट। सो thanks for having me in this interview. And so basically, SDM has three major functions. One is that he is the head of executive, यानी सारी गवर्नमेंट मशीनरी के वो एक सब डिवीजन में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का सब पार्ट होता है, उसमें सारी गवर्नमेंट मशीनरी को हेड करते हैं. उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिल्डिंग्स, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, बिजली, पानी, पुलिस, इन सब के जो ओवरऑल गवर्नमेंट हेड होते हैं वो एसडीएम है. इसके अलावा सेकंड फंक्शन होता है जुडिशियल फंक्शन, जिसके अंदर जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर जब कोई सेल परचेज करता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट आता है, पार्टीशन के अंदर कोई डिस्प्यूट आता है, गवर्नमेंट लैंड या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलीगल इंक्रोचमेंट करता है, तो वो सारी पावर्स जो है वो भी एसडीएम के अंदर वेस्ट करते हैं. और तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है एज अ सब डिवीजन मजिस्ट्रेट. एज अ मजिस्ट्रेट ओवरऑल पूरे जो नारायणगढ़ का एरिया है उसके अंदर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके अंदर पुलिस होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज होती है, तो पूरी शांति व्यवस्था बना के रखने के लिए भी एक एसडीएम की जिम्मेदारी है. सो यहाँ पे जो है व्हाट आर द की फंक्शन जो आपके डेवलपमेंट है करेंटली जो अभी चल रहे हैं अंडर द डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन में? राइट. तो डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डेवलपमेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. उसके अंदर हमारे नारायणगढ़ में से दो नेशनल हाईवेज जाते हैं, NH 344 और NH 72. ये दो हाईवेज जो हैं ये कॉन्स्टेंटली रेनोवेट होते रहते हैं, रोड की ब्रॉडनिंग चलती रहती है. एक ये हमारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो है स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज. सेकेंड नंबर पे जो हमारे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, तो हॉस्पिटल का भी हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें नारायणगढ़ सिविल हॉस्पिटल को 50 बेड से 100 बेड्स करने की प्रक्रिया चालू है. ये दूसरा हमारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है. इसके अलावा रेगुलर हमारे मेंटेनेंस वर्क चलते हैं. जैसे अभी रेन का सीज़न आने वाला है, मानसून सीज़न आने वाला है, तो जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं उनके अंदर जो भी क्लॉग्ड हैं उनकी सफाई, उनको इंश्योर करना कि वो रनिंग कंडीशन में हो, रोड की लेवलिंग, पॉट होल्स भरना, ये सारे भी हमारे रेगुलर मेंटेनेंस वर्क्स के अंदर आते हैं. तो इन चीज़ों में भी हम स्पेशल एक फोकस कर रहे हैं. इसके अलावा एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम जो था वो काफ़ी सालों से ख़राब था, 8 सालों से, उसको हमने रिनोवेट कराया है और वो पब्लिक के लिए भी ओपन है, बड़ागढ़ विलेज का. वैसे हमें पता लगा है कि आपका बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स से, आप एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल हाँ खेले, जी. तो आप क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी सिविल सर्विसेज परस्यू करें अपने स्पोर्ट्स के साथ? स्पोर्ट्स मेरी हॉबीज़ है और सिविल सर्विसेज मेरा प्रोफेशन है, तो ज़रूरी नहीं कि हर यूथ को बास्केटबॉल गेम में ही या रनिंग में ही इंटरेस्ट आए. मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिसको जो स्पोर्ट अच्छा लगे, जिसको क्रिकेट पसंद है वो क्रिकेट को देखे और खेले, उसमें पार्टिसिपेट करे. मैं टीम स्पोर्ट्स की तरफ लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एक तरह से सोशलाइजेशन भी हो जाती है, फिटनेस भी हो जाती है, आपके अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं. तो स्पोर्ट्स खेलने के लिए मैं सबको मोटिवेट करूँगा. सिविल सर्विसेज एक पब्लिक सर्विस का प्रोफेशन है, पर सिविल सर्विस के अलावा और भी प्रोफेशंस हैं जो पब्लिक सर्विस करते हैं. जैसे आप जैसे जर्नलिज्म साइड में जा रहे हो तो आप लोगों तक सही रिपोर्टिंग कर रहे हो. अब जो वॉर हुई उसमें आप अच्छी रिपोर्टिंग अगर करेंगे तो उससे लोगों तक सही मैसेज पहुंचेगा, वो एक बहुत ज़रूरी काम है. इसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड जैसा रोल प्ले करते हैं, वो भी एक पब्लिक सर्विस है. इंजीनियर्स भी पब्लिक सर्विस करते हैं. अच्छी ब्रिज बनाएंगे, अच्छी रोड, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे तो पब्लिक सेफ रहेगी. तो मेरा यूथ को ये मैसेज है कि आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करो उसको आप पूरे इंटरेस्ट से चूज़ करो, मन है तभी करो. पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट उसमें कई बार नहीं कर पाते, उनको आप कन्विंस करो कि मेरे को इसी लाइन में जाना है, तो मुझे लगता है आप प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल रहोगे तो खुश भी रहोगे, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे. और हॉबी आपको एक तरह से माइंड रिलैक्स करने का एक जरिया है, अपने लाइफ को एक मीनिंग देने का जरिया है. जिसको स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है वो पेंटिंग कर सकता है, वो डांसिंग कर सकता है, वो और सोशल सर्विस कर सकता है. तो
एक ही लाइफ है, मुझे खुद को ये कहना है कि आप उसमें जितनी मैक्सिमम चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, जितनी आप डाइवर्स चीज़ें करो, उससे आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, और फिर आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि दूसरों के लिए काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी सर्विस या पब्लिक सर्विस का एंगल भी आपके प्रोफेशनल और हॉबी में होना चाहिए। तो ये मैसेज मैं यूथ को देना चाहिए। और जैसे यहाँ पर वॉर की बहुत ज़्यादा अभी जैसे बात हो रही थी या ये हो, तो आपने मतलब आपका क्या टेक था इसमें कि लोग पैनिक ना करें या आप कोई क्योस या लोगों के बीच में ना हो और उसको आगे आप डायरेक्ट भी कर सकें? राइट। अम्बाला एक बहुत ही क्रिटिकल एयरफोर्स बेस है और आर्मी का भी बेस है, और हम लोग अम्बाला से सिर्फ अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है। तो डेफिनेटली लोगों में एक पैनिक की स्थिति तो थी, पर मैं नारायणगढ़ के लोगों को और पूरे अम्बाला के लोगों को ये बधाई देना चाहूँगा कि बड़े शांतिपूर्वक, कोई स्टैम्पीड नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई धरना नहीं हुआ। लोगों ने पूरी प्रशासन के साथ सहयोग किया। जब उनको कहा गया कि लाइट्स ऑफ करो तो उन्होंने लाइट्स ऑफ की। जब उनको कहा गया कि सिविल डिफेंस में एज वॉलंटियर पार्टिसिपेट करो, तो 5,000 से ज़्यादा लोग अम्बाला कैंप में, 5,000 से ज़्यादा लोग अम्बाला सिटी में, युवक अपने स्वेच्छा से योगदान देने के लिए आगे आए। तो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। प्रशासन का काम 90% उसी से हल्का हो जाता है, और प्रशासन हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे लड़ाई ना ही बढ़े तो सबसे अच्छा है, पर हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। मतलब हाउ डू यू एंश्योर कि आपके ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी है? देखो, गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए सब कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी ये है कि गवर्नमेंट के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो कॉमन पर्सन को पता चलते हैं। तो जो उसमें सबसे बड़ी मुहिम है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। आप या कोई भी सिटीजन किसी भी गवर्नमेंट प्रोसेस के बारे में जानना चाहता है, प्रोवाइडेड वो चीज़ कॉन्फिडेंशियल ना हो या नेशनल सिक्योरिटी जो सेक्शन 8 RTI एक्ट के आउट ना भी है, वो देना हमारा फर्ज है। तो सबसे बड़ी जो मुहिम है वो है आरटीआई के अलावा यहाँ पे और भी सिटीजन्स के पास तरीके होते हैं। जैसे हम लोग मंडे और थर्सडे को समाधान शिविर लगाते हैं 10 से 12। उसमें हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी जो है उपस्थिति वहाँ पे देते हैं। तो जो भी सिटीजन आता है, उसको जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम होता है, वो हैंड टू हैंड हम ट्राई करते हैं कि उसका वहीं पे ही उसका निवारण करें। तो उससे एक पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे हमारी भी जो समस्या को निपटाने की जो समय लगता है टोटल, वो भी समय भी कम हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी, और दूसरी बात आपने पूछी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में गवर्नमेंट हायरार्की पे काम करती है। हर गवर्नमेंट ऑफिसर का राइट फ्रॉम बियॉन्ड टू द चीफ सेक्रेटरी देयर इज अ सुपीरियर, देयर इज अ हायरार्की। तो जो भी उनके सुपीरियर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करें। जैसे मेरे डिप्यूटी कमिश्नर हैं अजय तोमर सर, ही इज़ माई बॉस, तो वो मेरी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। मेरे अंडर तहसीलदार हैं, मेरे अंडर BDO हैं, मेरे अंदर मेरा ऑफिस का स्टाफ है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करूँ। वो करने के कई जरिए हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, रेगुलर मीटिंग्स लेना, काम के ऊपर अपडेट लेना, पब्लिक से फीडबैक लेना, जो भी पब्लिक डीलिंग के अंदर ऑफिसर्स काम करते हैं या जो स्टाफ हमारा काम करता है। तो गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रख के ही हरियाणा सरकार में जो भी ऑफिसेज हैं उन्हीं के ही बेसिस पे काम करते हैं। हैज़ देयर बीन एनी मोमेंट जिसमें आपको फील हो कि आपका जो काम है, आपकी जो डिसिग्नेशन है, आपको उसने प्राउड मोमेंट या ऐसा कोई प्राउड फील दिया कि आपको प्राउड फील हुआ? हर दिन ही मेरे हिसाब से मतलब एक प्राइड का डे होता है, क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेकर, और कई बार जो लोग कंप्लेन लेकर आते हैं वो सच में बेसहारा होते हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। कोई बच्चे आते हैं जिनको राइट टू एजुकेशन 134 के अंडर स्कूल्स एडमिशन आगे एक्सटेंड नहीं करते या उनसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं, और काफ़ी बार उनका पुअर बैकग्राउंड की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम जब उन बच्चों को स्कूलों में एडमिशन उनका करवा देते हैं तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको अपने बच्चों द्वारा मिसट्रीट किया जाता है, उनके ही घरों से उनको बेदखल कर दिया जाता है, उनकी मार पिटाई के केसेस आते हैं जहाँ पे पुलिस से लोग सहयोग चाहते हैं पर कई बार उतना उनको मिल नहीं पाता, तो हम उनको सहयोग दिलाने में मदद करते हैं। तो वो सारे ही एक तरह से
प्राउड तो नहीं, पर एक तरह से ऐसा फील होता है कि आपने लोगों के लिए कुछ किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में लोग परेशानी लेके ही आते हैं। 90% लोग, 10% लोग सर्विसेज के लिए आते हैं, बट 90% लोग किसी ना किसी वजह से परेशान होते हैं। तो अगर जब भी हम उनका दुख थोड़ा कम कर सकें, जो जेन्युइन लोग होते हैं, उस चीज़ से बहुत अच्छा फील। सो हैज़ देयर बीन एनी मोमेंट या फिर ऐसा कोई चैलेंज जिसमें जो आपकी करंट पोस्टिंग में आपको फील हो? अभी 2024 में हरियाणा में इलेक्शन से, तो अक्टूबर का महीना था जब यहाँ पे इलेक्शंस, वोटिंग 5 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे हुए थे। तो उस टाइम पे यहाँ पे 216 पोलिंग बूथ्स थे, जिसके अंदर हमारे हर बूथ पे 5 लोगों का पोलिंग स्टाफ और बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो उस टाइम पे बड़ा हॉट कंटेस्टेड इलेक्शन था। इसमें जितनी भी पार्टीज थी, सब लोग जीतने के लिए होपफुल थी, और बहुत ही टफ कैंपेनिंग थी। रोज़ कभी यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की परमिशंस, कभी कैंपेनिंग की परमिशंस, इतने सारे स्टाफ की ट्रेनिंग कराना। मोर देन 1500 पोलिंग पर्सनल की हमने ट्रेनिंग कराई, और 24 आवर्स की एक्टिविटी। फिर ईवीएम्स को 216 लोकेशन पे सेफली पहुंचाना, उनको उनके सबके कैमरे लगवाने, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, फिर वो सारे ईवीएम्स को कलेक्ट कराना, फिर उन सब की काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो मुझे लगा कि ये जो 20 दिन का पीरियड था, ये बहुत ही क्रूशल था मेरे लिए, नहीं हरियाणा के हर एसडीएम के लिए। पर उस चैलेंज को हमने, मेरे स्टाफ ने और मेरे सीनियर्स के सपोर्ट के साथ हमने बड़े बखूबी से निभाया। कोई हमारे यहाँ पे कंप्लेन नहीं हुई, सब लोग हमारे कंडक्ट से, ऑफिस से खुश थे, सेटिस्फाइड थे, और डीसी सर ने एक अप्रिसिएशन लेटर भी दिया उस चैलेंज को पूरा करने के बाद। तो कई बार ऐसा होता है कि कई ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेगुलर चीज़ें के अलावा एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो तब आपको अपना प्रायोरिटाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, अपने फैमिली से भी आपको टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि आप रात रात भर ऑफिस में रहते हैं। तो वो एक चैलेंज डेफिनेटली था, पर उस चैलेंज से जो हमने सीखा, वो हमें एक तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है आगे आने वाले इन सिमिलर और डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस के लिए। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें बढ़ता है, स्टाफ को बढ़ता है, हमारे सीनियर्स को हमारे ऊपर बढ़ता है। तो एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी बहुत सारा हमारा फ़ायदा करती है। सो यू वर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हाँ जी, तो मतलब आपको क्या आया, मतलब क्या थॉट आया कि आपने सोचा कि सिविल सर्विसेज परस्यू करूँ? राइट। तो इंजीनियरिंग में मेरा जब मैं इंजीनियरिंग फील्ड में था, तब मेरा मन था कि मैं अमेरिका जाके जॉब करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। बट जब कोविड का टाइम आया, तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, क्योंकि फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंडिया में ही लॉन्ग टर्म रहना है। और इंडिया में मुझे ऐसा लगा कि एज अ सिविल सर्वेंट की बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों की लाइफ में कर सकते हो, और रिवॉर्डिंग भी बहुत है। ये जॉब जिस लेवल का आपको एक्सपोजर मिलता है, वो और किसी जॉब में इंडिया में नहीं। तो इन फैक्टर्स की वजह से मैंने सिविल सर्विसेज जॉब किया। So at last, how does your day look like? So in the morning, usually I come to office, and then there are citizens who come to resolve their grievance. So they come for around 2 hours every day. Uh, they have problems pertaining to different departments, such as electricity department. Sometimes it's related to some village related problem. Sometimes it's a police related issue. So we try and resolve those issues. And apart from that, there is a regular administrative work. There is a routine administrative bills that have to be cleared, and some routine correspondence that happens with the DC office and with the subordinate staff of Tehsildar and other offices. So we do that kind of work. Apart from that, there is revenue court, where we hear cases related to land disputes. Apart from that, I also have the additional charge of MD and CEO of Narayangarh Sugar Mill. So we had a very successful sugar season of 140 days of crushing, and we crushed more than 200 crores of sugar. So running that, dealing with, usually that also takes up some part of the day, because it's a big sugar mill, almost second biggest, and 500 plus employees are there. So they have different kind of issues. Different farmer unions have issues. So usually I meet them and I resolve that issue as well. And of course, being an SDM is a 24-hour job. People keep calling you for different kind of emergency situation. Sometimes people feel it's an emergency situation, but actually it's not. It's a very routine work, but as SDM, you have to be on phone responsive all the time. So that's how the day looks like. But apart from that, I make sure I find half an hour, 40 minutes, or 1 hour per day to do my exercise, do my running, spend time with my wife, and all of these things. So speaking to my family on phone, they stay in Delhi.
So yes, that's about how my day goes. Thank you for your questions. And thank you for interviewing me and wishing you both all the best for your future.